सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन 4 सितंबर को रखा गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता मान्यवर प्रेम कुमार गेडाम जी, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय प्रभारी है, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। तो वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं ने ये कहकर गेडाम जी के ऊपर एफआईआर की कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और आपत्तिजनक बयानबाजी की है। और जो एफआईआर की, उस एफआईआर में जो धाराएं बताई गई है, वो धाराएं है 153 ए, 505 ए और 295 ए। तो ये धाराएं बताई गई है जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन ये केवल इंफॉर्मेशन है और आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन देने वाले तो बहुत सारे चैनल हैं जो इंफॉर्मेशन और डाटा दे देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो घटना घटी या एफआईआर हुई, तो इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर ये तार कैसे किधर क्या जुड़े हुए हैं, उसको हमें समझना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि पूरे घटनाक्रम को हम समझने का प्रयास कर सकें। तो इस देश में जो बहुजन विचारधारा का आंदोलन चलाया जा रहा है, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का आंदोलन चलाया जा रहा है, और भारत में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा संगठन है वो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी है। उनके नेतृत्व में पूरे भारत में फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है और प्रतिदिन ब्राह्मणवाद को नंगा करने का कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है। आरएसएस के सामने या ब्राह्मणों के सामने यह समस्या है कि इस आंदोलन को रोका कैसे जाए, इसके ऊपर ब्रेक कैसे लगाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी संगठन की रणनीति होती है कि अगर सामने वाले विरोधी संगठन को अगर हमें रोकना है तो सबसे पहले जो उसका नेतृत्व करता होता है उसी के ऊपर शिकंजा कसा जाए। तो आरएसएस ने सबसे पहले वामन मेश्राम जी को टारगेट किया। आपने देखा होगा कि जब मेश्राम जी ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली थी, तो उस यात्रा के समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जिन राज्यों में ये परेशानी गई वहां पर बीजेपी का शासन था। दूसरा, जो प्रशासन में बैठे हुए जो 80% लोग हैं वो सभी स्वर्ण जाति के लोग हैं। तो शासन के स्तर पर उस परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को उस काम पे लगाया। लेकिन वामन मेश्राम जी ने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए उन प्रशासनिक अधिकारियों की भी हवा निकाल दी। ये आपके सामने है। नागपुर में रोका गया, फिर गुजरात में रोका गया, तो तब मेश्राम जी ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। तो पूरे भारत के थाने में जाकर कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। तो ये हवा निकालने का कार्यक्रम था। तो आरएसएस जो है वो दबाव बनाना चाहती है कि आप जो है ये जो काम कर रहे हैं, तो ये मानसिक रूप से दबाव बनाने का काम है कि काम आपने छोड़ देना चाहिए। ये वामन मेश्राम जी के ऊपर पहले टारगेट किया गया, उनके ऊपर ये टारगेट करके इस तरह से कार्रवाई की गई। वामन मेश्राम जी फिर भी नहीं रुके। उसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया गया। जब देशद्रोह का मुकदमा किया तो वामन मेश्राम जी ने कहा कि आपके इस सर्टिफिकेट पे मैं खड़े खड़े पेशाब करता हूँ। मेश्राम जी तब भी नहीं रुके। उसके बाद में वामसेप संगठन में तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम चलाया गया। तोड़फोड़ भी हुई, कुछ आधा %, 1%, 0.1% जो भी है उतना नुकसान भी हुआ। तब भी मेश्राम जी नहीं रुके। मेश्राम जी का कारवां चल ही रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, फंडिंग भी आ रहा है, कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उसके बाद हरियाणा में कुछ छुट भइये लोगों द्वारा धमकियां दी गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन भी इसी तरह उनके द्वारा रोका गया। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे ये रोकने का काम चल रहा है, वैसे वैसे मेश्राम जी का कारवां और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो जब इस तरह रोकने का काम किया गया और मैं ब्राह्मण हूँ महासभा, उसके जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने वो के कार्यक्रम कैंसिल करवाया, तो वामन मेश्राम जी ने घोषणा की कि हम 15 अक्टूबर को
आरएसएस मुख्यालय पर रैली ले जाएंगे। अब जैसी ये घोषणा की तो आरएसएस में हड़कंप तो मचा हुआ है। तो आरएसएस को ये समझ में आया कि वामन मेश्राम को नहीं रोक सकते। उन्होंने बहुत ट्राई किया, अलग अलग तरीके से तरीके अपनाए, लेकिन उन्हें समझ में आया कि वामन मेश्राम को नहीं रोक सकते। अब वामन मेश्राम को जब नहीं रोका जा सकता, संगठन में तोड़फोड़ करने के बावजूद नहीं रोका जा सकता, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर वामन मेश्राम के चेलों को टारगेट किया जाए। तो ये वामन मेश्राम के चेलों के ऊपर मानसिक दबाव बनाने का कार्यक्रम उन्होंने चलाने की कोशिश की, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी एक खबर है कि अभी 7, 8 और 9 तारीख को मोहन भागवत रायपुर में 3 दिन तक बैठक कर रहे हैं। दैनिक भास्कर पेपर में आया था। तो आरएसएस के प्रमुख वो रायपुर में 3 दिन की बैठक कर रहे हैं। 7, 8, 9 को 4 तारीख को जशपुर में कार्यक्रम हुआ और इस 7, 8, 9 के दरमियान ही जशपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एफआईआर की गई। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वो इस बात को मान लिए है कि वामन मेश्राम को नहीं रोका जा सकता है। तो जब नहीं रोका जा सकता तो फिर वामन मेश्राम के जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है और अदर हैंड से जो कि समाज में धड़ल्ले से बेबाक काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जाए। इसलिए केवल आप ये मत समझिए कि केवल गेडाम जी के ऊपर एफआईआर हुई है। ये अन्य जो ऑफशूट विंग है, उन ऑफशूट विंग्स के जो प्रभारी है उनके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि उनके टारगेट पे तो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसिप संगठन है ही। तो किसी ना किसी तरीके से रोकने का प्रयास तो किया ही जाएगा, कोई ना कोई आरोप लगाए ही जाएंगे। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि गुरु जितना तेज होता है, चेले उससे 10 गुना तेज निकलते हैं। ये भी जो वाकई में जो अनुयायी होते हैं अपने गुरु के, वो गुरु से 10 गुना तेज निकलते हैं। अब देखना ये होगा कि देशद्रोह का मुकदमा जब वामन मेश्राम जी पे किया तो उन्होंने खड़े खड़े पेशाब करने की बात की। अब वामन मेश्राम जी के जो अदर हैंड से उनके ऊपर मुकदमे होंगे तो वे खड़े खड़े पेशाब करते हैं या पहली मंजिल पे जाके पेशाब करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब आगे ये पता चलेगा कि वामन मेश्राम जी ने जिन चेलों का निर्माण किया है वो किस हद तक जाकर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने का काम करते हैं। जो लोग इस ब्राह्मणवादी विचारधारा और व्यवस्था के विरोध में निरंतर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे छोटे मोटे मामले, केस, एफआईआर वगैरह ये हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आंदोलन का ही एक हिस्सा है। आंदोलन करेंगे तो इन सभी समस्याओं का सामना निरंतर करते रहना होगा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज का आंदोलन चलाया था, तो उस समय सत्यशोधक समाज के ऊपर ब्राह्मणों ने 85 केस किए थे जो कि अंग्रेजों की कोर्ट में चल रहे थे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुन्ने।